ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आवाज़ आ रही है मेरी? आदिल, प्रणय, सचिन। गुड परफेक्ट। मॉर्निंग। ठीक है गाइस, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लास यस। एंड जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, वैसे बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हम अपना। करें भाई आगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने अपने ऊप्स कॉन्सेप्ट ख़त्म किया था। इस क्लास में हम देखने वाले हैं अपना मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम से रिलेटेड है तो ऊप्स के बाद ही करते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, लेकिन देखिए देख लो। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है, ये है आपका मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग को करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि थ्रेडिंग होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, थ्रेडिंग के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो थ्रेडिंग को पहले समझो। यहाँ पे मैं यहाँ पे पेंट ब्रश खोलता हूँ, देखो थ्रेडिंग को पहले समझो। सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोग्राम है एक साथ, ए, प्रोग्राम बी, प्रोग्राम बी और आपका सी। ठीक है, 3 प्रोग्राम है, तीनों को मैं एक साथ रन करता हूँ तो क्या होगा, इनका एग्जीक्यूशन जो है वो एक एक करके होगा। जिस तरह से सीक्वेंसली वाइज लगे हैं उनका एग्जीक्यूशन भी सीक्वेंसली वाइज होगा। पहले ए का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, जब तक ए का एग्जीक्यूशन चल रहा है तब तक बी और सी अपना एग्जीक्यूशन को स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे ही ए का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा फिर क्या करेगा, अब बी जो है अपना एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब तक बी चलेगा तो उसके बाद वाले जितने ही प्रोग्राम है अपना उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। जब बी का खत्म हो जाएगा एग्जीक्यूशन तब क्या होगा, आपका सी का एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा। और सी जब तक चलेगा उसके बाद यदि कोई आपका प्रोग्राम है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीक्वेंसली वाइज एक एक करके प्रोग्राम जो है एक टाइम में आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। और जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है तब तक दूसरा प्रोग्राम जो है या उसके बाद वाला जो प्रोग्राम है वो अपना एग्जीक्यूशन को स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक कि उसके प्रीवियस सारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग में क्या होता है कि सेपरेट एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एट अ टाइम इज नोन एज योर थ्रेडिंग। अब यहाँ पे सपोज करो कि इस ए ने अपना एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने में 10 सेकंड लिया, वॉइस ब्रेक हो रही है। सेम इस बी ने भी अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में 10 सर सेकंड लिया। वॉइस कट रही है आपकी बीच में। वॉइस कट रही है यार, नेटवर्क इशू है आज, थोड़ा मैनेज कर लो बस। सर हाँ थोड़ा यार नेटवर्क इशू हो रहा है ना, रुक जाएगा अभी। ठीक है प्रणय, प्रणय अभी आ रही है सर, बीच बीच में क्रैक हो रही है। बीच बीच में यार वो नेटवर्क ना आज पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इस चक्कर में हो रहा है। अभी देखते हैं, जो हम नहीं तो चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सपोज करो कि हमारे पास ए ने 10 सेकंड लिया, बी ने 10 सेकंड लिया, अगेन सी क्या करेगा, सी भी 10 सेकंड लेगा। तो सपोज तो हमारे पास यहाँ पे जब हमारे 3 प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ तो इनको तीनों को एग्जीक्यूट होने में, यानी कि इनके कंप्लीट एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, 30 सेकंड का। ठीक है, तो ये होता है आपका थ्रेडिंग। बट मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, पहले हम थ्रेडिंग करते हैं फिर मल्टी थ्रेडिंग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ ही सारे। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं आपका थ्रेडिंग। थ्रेडिंग मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले बेसिक में दो क्लास बनाता हूँ, यानी 2 प्रोग्राम बनाता हूँ। तो क्लास ए कॉलन लगाता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन यानी मेथड डिफाइन करता हूँ रन नाम का, पता है रन नाम का मैंने मैं बनाया हुआ है। ठीक है, नीचे आता हूँ और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, लेट्स से इट प्रोग्राम ए इज़ रनिंग। ठीक है, तो प्रोग्राम ए इज़ रनिंग, तो ये मैंने ले लिया, इसको कॉपी करता हूँ, एक प्रोग्राम में और बिल्ड करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे बी, इसका नाम रखते हैं प्रोग्राम बी। इसको जो है मैं यहाँ पे नाम देता हूँ प्रोग्राम बी इज़ रनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, इसको ना मैं 5 बार रन कराता हूँ। इसको हटाता हूँ, नीचे आता हूँ, फोर लूप लेता हूँ, 4 i इन रेंज, और रेंज में पास करूँगा मैं क्या 5 चलाऊँगा ना, और यहाँ पे पेस्ट करूँगा उसको। ठीक है, इसको भी क्या करता हूँ मैं, सेम टू सेम बी को भी 5 बार चलाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं बस प्रोग्राम बी इज़ रनिंग। ठीक है, तो बस ये मैंने लिख दिया, मैंने एक प्रोग्राम लिया, एक प्रोग्राम बी लिया, इन दोनों को मैं रन करता हूँ। जैसे रन करूँगा क्या होगा, अभी तक कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी तक बस क्लास क्रिएट किया हमें, इसको गेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके ऑब्जेक्ट्स। तो लेट्स से मैं आता हूँ पी में डालता हूँ क्या, पी में डालता हूँ ए को, और क्यू में डालता हूँ किसको, बी को। ठीक है, रन करता हूँ, कोई इशू नहीं आया। अब मुझे मेथड कॉल करना है पी डॉट रन मेथड, कहाँ से, ए से आएगा,
और यहाँ पे q डॉट रन मेथड, दैट्स इट। मैं रन करता हूँ, एक सेकंड, द ए, अच्छा p डॉट रन ए इज आर्ग्यूमेंट क्या है, 0 आर्ग्यूमेंट बट 1 इज गिवन, कहाँ पे हमने दिया 1 भाई, अच्छा एक सेकंड रन रन रन, अच्छा यहाँ पे हमने इसको कल तो दे दिया क्या, नहीं ये तो आएगा था सही, ओके ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई मैथ इस कंसेप्ट पर कॉल नहीं किया था ना, इस चक्कर में आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, पहले ए आपका प्रोग्राम चल रहा है, जब तक ए का प्रोग्राम चलता गया तब तक बी ने अपना एग्जीक्यूशन को स्टार्ट नहीं किया। जब ए का प्रोग्राम यानी 5 बार रन होकर कंप्लीट हो गया, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही क्या वहाँ पे प्रोग्राम बी जो है अपना एग्जीक्यूशन को स्टार्ट किया इसने। मैं दिखाता हूँ और अच्छे से ये कैसे काम कर रहा है। मैं हाँ भी करता हूँ, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं और स्लीप को कॉल करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ स्लीप 1, ठीक है। अब रन करता हूँ, देखना देखो पहले ए प्रोग्राम रन करेगा क्योंकि सीक्वेंस वाइज पहले एक ही है, जब तक ए का कंप्लीट नहीं होगा तब तक बी अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा। तो जैसे ही ए का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया वैसे क्या होगा, आपका बी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो ए ने कितना टाइम लिया है, 1 सेकंड कैसे लेगा, दोबारा देखना हाँ देखो 1 2 3 4 5, अपने प्रोग्राम को 5 सेकंड इसने लिया। अब क्या लेगा, बी भी 5 सेकंड लेगा। तो यानी कि टोटल कितना टाइम लग गया इसको, हमारे इस प्रोग्राम को रन कर एग्जीक्यूशन होने में 10 सेकंड टाइम लग गया, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, थ्रेडिंग, इसको कहते हैं थ्रेडिंग। यहाँ पे डिफाइन करता हूँ मैं, थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेडिंग द प्रोग्राम get executed एक्शन क्या लिखता हूँ, इन विच द प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड, नहीं ऐसे नहीं होगा, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, The program whose outcome comes one by one. प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम Sequence manner. ठीक है। आप प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, आप प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम इज ना थ्रेडिंग। थ्रेडिंग क्या होता है कि आपका सीक्वेंसली वाइज एक टाइम में एक समय में एक ही प्रोग्राम आपका रन करता है, इसको हम कहते हैं थ्रेडिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि जितने भी आपके प्रोग्राम है वो आपके एक साथ रन हो जाएंगे, एक साथ एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे कैसे, बेसिकली देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यदि आप ध्यान से देखोगे, मैं दोबारा से पेन ब्रश खोलता हूँ, यहाँ पे देखोगे आप तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हर एक प्रोग्राम है अपने एग्जीक्यूशन को लेके अपने से प्रीवियस प्रोग्राम पे क्या है, डिपेंडेंट है। यानी कि बी यदि कहूँ तो यदि इससे पीछे जो ए है, ये क्या है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि जब तक ए का काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक बी अपना एग्जीक्यूशन को स्टार्ट नहीं करेगा। सिमिलरली सी जो है किस पर डिपेंड है, बी पे और ए पे, यानी कि इससे प्रीवियस जितने भी प्रोग्राम है उससे डिपेंडेंट है। यानी कि जब तक ए कंप्लीट नहीं करेगा, बी कंप्लीट नहीं करेगा, उसके बाद क्या करेगा, सी ही अपना एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यही जो आपकी डिपेंडेंसी है ना प्रोग्राम की, जो एक दूसरे पे है, यही डिपेंडेंसी को हमें खत्म करनी है। जैसे ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो क्या होता है, हर प्रोग्राम इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपने एग्जीक्यूशन को लेके किसी प्रीवियस प्रोग्राम पे डिपेंड नहीं रहता। और उससे क्या होता है, जैसे हम रन करते हैं तो अपने टाइम में ही, एग्जीक्यूशन के टाइम में क्या होता है, वो अपने प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करता है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे में क्या होता है कि जब भी हम इसको मल्टी थ्रेडिंग में चलाते हैं और इसको डिपेंडेंसी खत्म कर देते हैं, तो ये क्या होता है, ये भी सेम टाइम पे चलता है, तीनों के तीनों सेम टाइम चलते हैं। और तीनों सेम टाइम चलेंगे तो कितना टाइम लेंगे, तीनों सिर्फ 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको थ्रेडिंग में आपका 30 सेकंड लग रहा है, मल्टी थ्रेडिंग में सिर्फ 10 सेकंड में आपके तीनों प्रोग्राम चल रहा है। तो ये होता है आपका मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और इसको करना क्या है, इसकी डिपेंडेंसी को हमें खत्म करना है। तो डिपेंडेंसी कैसे करूँगा, तो इसका एक इंटरफेस क्लास होता है, मुझे उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इस पर। यानी कि इसका एक पेरेंट्स क्लास होता है, मुझे पेरेंट्स क्लास को कॉल करना पड़ेगा और इन चाइल्ड क्लास पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही पेरेंट्स क्लास को मैं इन पे इंप्लीमेंट करता हूँ अपने प्रोग्राम पे, वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, कॉपी किया, यहाँ आता हूँ, यहाँ पे नीचे करता हूँ, डेफिनेशन लिख दूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमें करना क्या है, इन सबको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल, यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे
हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल होता है, इसको हम कहते हैं थ्रेडिंग मॉड्यूल, और इस थ्रेडिंग मॉड्यूल में से हमें एक क्लास चाहिए, यानी कि पेरेंट्स क्लास चाहिए, जिसका नाम है थ्रेड। वो हमें इस पर जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसे इनहेरिट करना पड़ेगा बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम थ्रेडिंग इम्पोर्ट थ्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और थ्रेड ये जो है ना मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हर उस क्लास पे जिसको मैं इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ, इसमें कॉल कर दूंगा, यहाँ पे आके पास कर दूंगा, यहाँ पे आता हूँ, इसको भी मुझे इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। रन करता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब क्या करता हूँ मैं दोबारा से, लेट्स से आर में डालता हूँ मैं ए को, और एस में डालता हूँ लेट्स से मैं पी को, दैट्स इट। इंडिपेंडेंट मतलब कि वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ, अब ये किसी पे अपने से प्रीवियस कोई प्रोग्राम है या नहीं, इसको कोई मतलब नहीं होगा। जैसे हम इसको रन करेंगे क्या करेगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा सब एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जब हमने थ्रेड इंप्लीमेंट कर दिया ना, तो मुझे क्लास के अंदर किसी मेथड दी थी हमने डिफाइन किया, तो मुझे उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो पेरेंट्स क्लास है ना, इसके पास एक मेथड है स्टार्ट नाम से। वो स्टार्ट, जैसे मैं इसको स्टार्ट कॉल करूँगा क्या करेगा, पेरेंट्स क्लास जो है, चाइल्ड क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, मेथड है, उसको अपने आप ही एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो मुझे इसको सेपरेट कर कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी तो हमारे पास एक ही दिख रहा है, बट नहीं हो सकता कि लीव डाले तो 1 सेकंड बाद सारे होंगे। नहीं मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्लास के अंदर एक मेथड है, लेट्स से फ्यूचर हमारे पास 3 मेथड है, तो तीनों को मुझे कॉल करना पड़ेगा अलग से, बट हम यहाँ पे वो नहीं करेंगे। आपके जो पेरेंट्स क्लास है थ्रेड, इसके पास ये जो आपका पेरेंट क्लास है, इसके पास एक स्टार्ट नाम का मेथड होता है, जो क्या करता है, आपके चाइल्ड क्लास में से जितने भी मेथड है प्रॉपर्टी का है, उसको अपने आप ही एक एक करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें यहाँ पे सेपरेट से क्लास में से ऑब्जेक्ट को या फिर मेथड को गेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या करेंगे, बस इस थ्रेड को ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ करता हूँ आर डॉट स्टार्ट, लगाया एस डॉट स्टार्ट, दैट्स इट। अब मैं रन करता हूँ, देखो अच्छा सेल्फ यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना, क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मेथड क्या कर रहा है यार, बंदा बात नहीं कर रहा, गिवन एक सेकंड, देखो दो प्रोग्राम एक ही चल रहा है, ठीक है। यदि मैं दोबारा रन करूं, देखो दो प्रोग्राम एक ही चल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ऊपर तो एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोग्राम रन कर रहा है, 1 2 3 4 5, अब भी स्टार्ट होगा, भी 5 और चलेगा, उसका रुक जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो बी ए ठीक है। तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है मुझे फिर से काउंट करना, यहाँ देखना कितना टाइम लग रहा है मुझे दोनों प्रोग्राम को रन करने में। स्पेस क्यों है? 1 2 3 4 5 सेकंड में आपका सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। बट यहाँ पे कितना लगा था, 10, कहाँ पे, और नीचे ये साइड में हो रहा है ये, अरे वो एक साथ प्रिंट करते रहें तो कहीं ना कहीं दिखाएगा ना, आपको एक ओवरलैप थोड़ा कर देगा चीज़ों को, वर्ड को। प्रिंटिंग में तो कहीं ना कहीं वर्ड दिखाएगा ना, दिखाने के बाद एक साथ चल रहा है, देखो ना यहाँ पे चल रहा है, हाँ नीचे आ रहा है, नीचे हाँ। तो जब प्रिंट करेगा तो चीज़ों तो आगे पीछे प्रिंट ही करेगा ना, ऐसे तो ऊपर लेफ्ट एक तो नहीं करेगा प्रिंट करके, पहले कर रहा था नहीं वो एक साथ ही कर रहा था चीज़ों को, लेकिन वो आगे पीछे कर रहा था, एक साथ नहीं आते, यहाँ प्रिंट करे यहाँ प्रिंट करे, प्रिंट करने का तरीका अलग है, बट रन कर रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है गाइस आपका मल्टी थ्रेडिंग, बस मल्टी थ्रेडिंग में इतना ही होता है। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्रोग्राम एट अ सेम टाइम इज नन एज मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो ये होता है आपका मल्टी थ्रेडिंग और ये होता है आपका थ्रेडिंग। करना है क्या इसको, हमारे क्लास में इतने बच्चे हैं और बैच शीट के अंदर इतने सही हैं। नहीं यार कुछ आते ही कहाँ हैं कई सारे, मैंने उसके नाम लिखता हूँ जो आ रहे हैं कंटिन्यूसली।
दो तीन का नाम लिखा। सर पाइथन किस कंपाइलर का यूज करता है सर? पाइथन खुद का इसका जो स्टार्टिंग किया था ना हमने, पहले खुलता है वो पाइथन, उसका खुद का ही। अरे ये जो है तेरा क्या नाम था उस लड़की का जो आती है? अपर्णा। अपर्णा, इसका नाम लिखा हुआ है इसमें। तो हटा दो ना, वो तो आती ही नहीं है। नहीं वो लेती है, ऑफलाइन क्लास लेती है, मतलब रिकॉर्डिंग क्लास करती है। यहाँ से रिकॉर्डिंग का पता नहीं। ओ भाई तो ये लड़की दौड़ती थी। लेती होगी क्या तो रही थी, नहीं लेती मैं। नहीं मैं ऐप ये लगा देता हूँ, मेरा कह रहा है कुछ में तो आई थी वो। नहीं एक में भी नहीं आई थी। नहीं आई थी कहीं स्टार्टिंग में आई थी, स्टार्टिंग में आई थी भाई वो। ओए अपर्णा आई थी हमारे क्लास में, एक दिन नहीं आई सर हमारे साथ पढ़ी वो, उसके अंदर नेटवर्क नहीं अपर्णा नहीं, तो अरे जो ऑनलाइन की लड़की अपर्णा लिखवा देते हो ना नाम, क्या अरे क्या नाम उसका लड़की का जिसके बच्चे थे इसके पास? ओ कृति। कीर्ति बोलना भाई, मैं पता कृति तो डेली आती है। वही तो मैं उसका पूछ रहा हूँ। अपर्णा तो नहीं है, उसको तो लगा दो ना पीपी। नीचे रन कैसे करा? कृति का तो टीक ही लगा। वही तो मैं अपर्णा कह रहा हूँ, इसका नाम पता नहीं क्या है यार। ब्रैकेट लगा, डॉट लगा ना, क्यू डॉट आज तो नहीं आया पी डॉट रन नहीं होगा। अरे पी क्यू डॉट रन दो वेरिएबल बनाया है इसने, ऑब्जेक्ट तो दोनों लिखेगा ना, एक करना तो एक ही। ऊपर वाले में से ये ब्रैकेट ना, ऊपर वाले से नीचे वाले में से भी है। समीर तो मेरे ख्याल से आज ही दिख रहा है। समीर अभी इससे पहले कोई आया था क्या? हाँ समीर के इससे पहले कोई आया था क्या? आज ही दिख रहा हाँ, है। देखा है। फोटो देख के बता रहा हूँ क्या देखा है, बाकी नाम देखेगा। माइक ऑन कर लो ना, समीर भाई तो आ जाएगा। माइक ऑन करो ना। जाने दे यार, लगा देता हूँ मैं, क्या है लगा दिया एक मेन तो आ जाएगा ना। ये 4 दिन तो डेली आता है। प्रणय, सचिन, आदिल, राक्षी और कृति और अनिकेत और आशीष और चिकन और लेकिन आप छुट्टी मारते हो गया, आगे बढ़े। चल गया। ओके गाइस, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा करें हम? हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग हो गया है। एक आपके पास डेटाबेस कनेक्शन है, वो एक क्लास में नहीं करा सकता उसको मैं। ठीक है, डेटा मॉड्यूल, चलो वेब स्क्रैपिंग करते हैं, फिर डेटा करेंगे। वेब स्क्रैप जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा गाइस, यहाँ पे देख लो वेब स्क्रैपिंग करने वाले हैं। वेब स्क्रैपिंग का मतलब देख लो, वेब का मतलब सिंपल होता है वेबसाइट, स्क्रैपिंग मतलब होता है एक्सट्रैक्टिंग द डेटा। हाँ, तो वेबसाइट से हम क्या करने वाले हैं? वेबसाइट से जब भी हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं वेब स्क्रैपिंग। अब किस तरह का डेटा है, किस तरह का वेबसाइट है, वो हम देखेंगे। सपोज लो कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगेन अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है पहले वो समझो, फिर हम इसको डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास पाइथन प्रोग्राम है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोग्राम राइट करेंगे। प्रोग्राम राइट करने के बाद क्या करेंगे? कोई भी एक वेबसाइट टारगेट करेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे? डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है, ठीक है, सर्वर समझ लो उसको, वेबसाइट सर्वर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ, हर वेबसाइट के पास कुछ ना कुछ डेटा रखा होता है। इमेज हो गया, लिंक हो गया, लेट्स से कि किसी की पर्सनल डिटेल हो गई। ठीक है, तो यानी कि हर वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हम डेटा कहते हैं, इन्फॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? अपने प्रोग्राम से एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, जो स्क्रिप्ट क्या करेगा? आपको यहाँ पे उस वेबसाइट से एक कनेक्टिविटी बिठाएगा। तो हम क्या करेंगे? अपने पाइथन से एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट को जहाँ पे हमें जाके एक कनेक्टिविटी बिठानी है। जब ये कनेक्टिविटी बैठ जाएगी, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं? इस वेबसाइट से हम यहाँ पे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। देखो हर वेबसाइट यहाँ पे काफ़ी सिक्योर होता है, तो हर वेबसाइट यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी नहीं देगा।
ठीक है, कुछ दे भी देगा तो वहाँ पे पार्शल ही डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कंप्लीट डेटा वहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो पहले स्टार्टिंग में कुछ ऐसे वेबसाइट को टारगेट करना जिसके अंदर जो काफ़ी सिक्योर ना हो, जो जिसके अंदर काफ़ी लेट्स से कि फाइनेंशियल वर्क ना किया जाता हो। ठीक है, तो इस तरह के वेबसाइट जो होते हैं आपको एक्सेस दे देते हैं, आप कंप्लीटली आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी दे देते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट जैसे कोई एजुकेशन पर्पज से कोई वेबसाइट बनाई गई है तो उस पर आप यहाँ पे ले सकते हो। अगेन जैसे अमेजोन ट्राई कर रहे हो, फ्लिपकार्ट ट्राई कर रहे हो, कोई बैंकिंग ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कनेक्टिविटी। ठीक है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, एक तरह का एक्सपर्टीज चाहिए, पूरा प्रोग्रामिंग को, पूरा एथिकल हैकिंग को गो थ्रू करके, ब्लैक हैट, रेड हैट जितने भी होते हैं सब हैट करके फिर वेबसाइट को बाईपास करके फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है डेटा को। तो वो अभी तो फिलहाल इम्पॉसिबल है। ठीक है, उतना मत सोचना भी। तो हम क्या रहेंगे, क्या यहाँ पे सिंपल पहले एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हम यहाँ पे अगेन एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, बट यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट लिखी लिखाई है जिसको हम मॉडल में चेंज कर दिया हमने। तो मैं उस मॉडल को यूज़ करूँगा जो कि यहाँ पे डेटा को यानी कि आपके रिक्वेस्ट को उठाएगा और वेबसाइट पे आगे छोड़ देगा। जैसे ही वो वेबसाइट पे टारगेट करता है तो वेबसाइट क्या करता है आपकी उसके बदले में एक आपको स्टेटस कोड भेजता है। वही स्टेटस कोड डिसाइड करता है कि आपकी कनेक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो उस स्टेटस कोड को लेके हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट से पूरा डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल है जिसका नाम है रिक्वेस्ट नाम से, सेम नाम से, रिक्वेस्ट नाम से। उसके बाद अगेन जो डेटा हमें आ रहा है यानी कि जो हम लेके आएंगे उसको हमें डिस्प्ले भी करना होगा। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मॉड्यूल है अगेन BS4 नाम से, और इस BS4 के अंदर हमारे पास लाइब्रेरी है जिसको मुझे यूज़ करना है डिस्प्ले कराने के लिए, डाटा को विजुलाइज कराने के लिए, जिसका नाम है ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप, हाँ ब्यूटीफुल सूप, सूप जो पीते हैं सूप, तो ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, डिलीशियस सूप नहीं, ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल सूप हम यूज़ करेंगे अपने डेटा को विजुलाइज कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले वेब स्क्रैपिंग में डिफाइन कर देता हूँ क्या होता है। एक्सट्रैक्टिंग क्या नहीं, एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वेबसाइट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेब स्क्रैपिंग। अब वेब स्क्रैपिंग के लिए अगेन हम क्या करते हैं, मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं। पहला मॉड्यूल हमें क्या चाहिए, पहला मॉड्यूल मुझे रिक्वेस्ट भेजना है तो मुझे रिक्वेस्ट मॉड्यूल चाहिए, तो इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। और दूसरा चाहिए हमें फॉर्म BS4 में से हमें इंपोर्ट कराना है किसको, ब्यूटीफुल सूप को, ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, रन करता हूँ, कोई इशू नहीं आया, यानी कि दोनों मॉड्यूल आपके इंपोर्टेड हो चुके हैं। यदि आप में कोई एरर आता है इसका मतलब क्या है, या तो स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर आपका मॉड्यूल नहीं है। अगेन इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे टारगेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो एक वेबसाइट है जो कि आपका IT सेक्टर के लिए बना है, इसका नाम है Geek4Geek। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, सबने देखा होगा। तो इस वेबसाइट के अंदर मैं जाता हूँ और इसी वेबसाइट को मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट भेजूँगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो मॉड्यूल इंपोर्ट करूँगा मैं किस नाम से, रिक्वेस्ट नाम से, REQUEST, रिक्वेस्ट डॉट क्या हुआ, रिक्वेस्ट डॉट के बाद हमारा सुन रहा, रिक्वेस्ट डॉट के पास हमारे पास यहाँ पे होता है गेट नाम का मेथड, और इस गेट नाम के मेथड के अंदर आपको पास करना है क्या, वेबसाइट की URL। तो हम वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से URL कॉपी करूँगा मैं, इसको यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिक्वेस्ट है इस एड्रेस को लेगा और इस एड्रेस को लेके यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर देगा इस वेबसाइट को। इसके बाद हम क्या करेगा, जो वेबसाइट है जब रिक्वेस्ट देखेगा तो इसको एक्सेप्ट करेगा, डिक्लाइन करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है और सिक्योरिटी कैसी वेबसाइट की। ठीक है, अब जो भी रिस्पॉन्स कोड भेजेगा मुझे स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ RES नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जहाँ पे क्या होगा, ये जो है डेटा आपका यानी कि रिक्वेस्ट स्टेटस कोड जो है यहाँ पे आकर स्टोर हो जाएगा। मैं रन करता हूँ और कोई एरर नहीं आता, इसका मतलब क्या है, ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी होगी। वैसे तो वेबसाइट एक्सेप्ट कर लेती है, बट वो डिपेंड करता है स्टेटस कोड क्या भेजता हो। ठीक है, अब यदि यहाँ पे स्टेटस कोड 200 है तो ही आप क्या कर सकते हो, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इफ रेस डॉट स्टेटस अंडरस्कोर कोड किसके बराबर है, लेट्स से 200 है, तो हम क्या करेंगे, यदि वेबसाइट की हमारे पास वेबसाइट की जो स्टेटस कोड आया है 200 है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले मुझे इस पूरे वेबसाइट का मुझे सोर्स कोड चाहिए, क्योंकि जो फ्रंट हैंड बना हुआ है ना, ये बैक हैंड में कोडिंग की बनी आती है, और जो वेबसाइट आपको दिख रहा है UI के फॉर्म में, उसके जो पीछे जो कोड की आती है उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। यानी कि जो एंटायर जो भी आपका UI पे पड़ा हुआ है, जो भी डेटा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, किसी भी तरह की चीज़ है, वो आपके कोडिंग पीछे की गई है, सोर्स कोड में की गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सोर्स कोड को ऐड करेंगे।
ठीक है। सोर्स कोड को गेट करने के बाद अब हमें किस तरह का डेटा चाहिए इस वेबसाइट से, इमेज चाहिए, लिंक चाहिए, किसी का प्रोफाइल आईडी चाहिए, किसी की ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है, किस तरह का डेटा चाहिए वो हमें उसको गेट करने के लिए हमें यहाँ पे पैटर्न रिकग्नाइजेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए मतलब जितने भी हैं फोटो तो सोर्स कोड आ गया ना, तो सोर्स कोड में हमने सब कुछ ले लिया। अब उसमें से हमें सेपरेट कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो हमें वहाँ पे पैटर्न रिकग्नाइजेशन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, पैटर्न रिकग्नाइजेशन से हम क्या करते हैं, डेटा को पहचानते हैं और उस फिर डेटा को हम निकालते हैं उस सोर्स कोड में से। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेरे पास हो जाए तो सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि भाई रेस RES रेस नहीं, पहले तो मैं एक वेरिएबल देता हूँ सूप, जिसके अंदर क्या करूँगा उसका पूरा सोर्स कोड लूँगा और यहाँ पे करूँगा उसको ब्यूटीफुल सूप को, ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, ब्यूटीफुल सूप में से मैं क्या करूँगा यहाँ पे RES डॉट गेट नहीं एक सेकंड डॉट कंटेंट होता है ना, CONTENT कंटेंट मेथड। और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेकंड में हमें HTML पार्सर करना पड़ता है, HTML डॉट पार्सर। ठीक है, HTML में पार्सर करना पड़ेगा क्योंकि HTML को ही ये कोड समझ रहा है, तो HTML को ही लेके आएगा, तो हमें HTML पार्सर लिखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यदि डेटा मेरे पास सूप में आ जाएगा तो मैं यहाँ पे डेटा को प्रिंट भी कराता हूँ, किसको, सूप को, SOUP सूप। ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं है तो क्या करो एल्स में लिख दो और एल्स में आगे क्या दो 200 कोड, यानी कि कनेक्शन गॉट फेल्ड, दैट्स इट। ठीक है, रन करता हूँ। अच्छा, रॉस बाइट्स कंटेंट, ओके, देखो यहाँ पे देखो पूरा सोर्स कोड आ गया वेबसाइट का, दिख रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा सोर्स कोड आ गया। अब जो वेबसाइट है ना उसी के अंदर सब चीज़ जो भी आप देख रहे हो, क्या अरे बताओ क्या वेबसाइट बनाने का। पूरा वेबसाइट का सोर्स कोड आ गया ना, जिस पे वेबसाइट बना हुआ है। इस वेबसाइट को बनाने में इतनी कोडिंग की गई है। पाइथन में चल जाएंगी, हाँ। उसमें लगाएंगे, पाइथन में बन जाएगी वेबसाइट। पाइथन में बन जाएगी, पाइथन में वेबसाइट बनती है भाई, वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन भी है, उसके लिए आपको फ्रेमवर्क करना पड़ेगा। इसका फ्रेमवर्क पता है ना क्या होता है, जो तुम पढ़ रहे हो ना ये कोर हो, ये कोर पाइथन है। हर लैंग्वेज में पहले कोर पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जाना पड़ता है आपको फ्रेमवर्क पे। यदि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर जाना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आपको यहाँ फ्रेमवर्क आना जरूरी है, क्योंकि एक फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक फ्रेमिंग होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो पाइथन के पास जो फ्रेमवर्क है वो है एक Django, एक फ्लैस्क। ठीक है, जहाँ पे API क्रिएट होती है, वहाँ पे सब कुछ होता है, सिक्योरिटी वगैरह पूरे वेबसाइट को दी जाती है। जावा में होती है आपका स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग MVC। ठीक है, इस तरह का हर लैंग्वेज के पास अपना खुद का एक फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये जो पढ़ रहे हो आप ये कोर पाइथन है। HTML में तो फ्रंट हैंड है, तो ऐसे ही होता है आजकल। तो मेरे ख्याल से HTML कोड के लिए कोई सीखता भी नहीं है, ChatGPT से उठा लो, डाल दो। 5 दिन लगता है सीखने में वो 5 दिन भी क्यों वेस्ट करना, HTML उठा देगा। हाँ HTML, और आजकल ऐसे भी HTML में कोई टाइम बर्बाद नहीं करता। यदि कोई बैकएंड का है ना, आता है नॉलेज है, तो ChatGPT से अपने आप ही कोड उठा रहे हो, ChatGPT उसके लिए HTML के लिए CSS के लिए बना कर देता है। HTML में करना ही क्या होता है, UI तो बनाना होता है। और आजकल कई सारे वेबसाइट ऐसे जो UM की फ्रेमवर्क भी देती है, तो उठा के डाल दो फ्रंट एंड के लिए, बस मेन तो बैक एंड संभालना होता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास पूरा पूरा सोर्स कोड यहाँ पे वेबसाइट का आ चुका है। अब लेट्स से कि मुझे इस वेबसाइट में से किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा को गेट करना है, तो उसे गेट करने के लिए आपको यहाँ पे पैटर्न रिकग्नाइजेशन का आना जरूरी है। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको HTML का, थोड़ा बहुत CSS का, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का, इस सब का नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि बैकएंड में जब हम इसको बनाते हैं ना, HTML वाला कोड लिखते हैं, तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ता है कि लिंक की क्या चीज़ है। वहाँ पे हम href कर देते हैं। ठीक है, जब हम इमेज को वेबसाइट में डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो हम SRC करके डालते हैं इमेज के लिए। ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीज़ डालनी पड़ती है जो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और यही पैटर्न रिकग्नाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इस चीज़ को निकालते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से हमारे पास क्या पूरा सोर्स कोड कहाँ पर रखा हुआ है, इस सूप नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब इसी सोर्स कोड में से मैं क्या करूँगा, एक स्पेसिफिक कोई भी पर्टिकुलर डेटा को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा। कैसे, पैटर्न रिकग्नाइजेशन से। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं लेता हूँ क्या, मैं ना इस वेबसाइट से ना सारे लिंक्स निकालता हूँ, जितने भी लिंक्स, HTML भी आना चाहिए ना, यहाँ पता थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट में जितनी भी लिंक पड़ी हुई है, देखो यहाँ पे भी लिंक है, href दिख रहा है। उसके बाद आपके पास ये भी लिंक है, तो जितने भी लिंक है मैं इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे,
एक वेरिएबल लूँगा लिंक्स नाम से। यहाँ पे क्या करूँगा, क्या होता है हमारे पास, सूप SOUP सूप, हाँ, डॉट हमारे पास होता है फाइंड ऑल, फाइंड ऑल, ठीक है। तो फाइंड ऑल के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे किसको चाहिए। नहीं, href तो आपका पहचानने के लिए होता है। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, क्या कहता है उसको यार, एक सेकंड, ए टैग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूंगा मैं ए, और ए के बाद यहाँ पे आऊँगा। देखो अब ए टैग को ढूंढेगा जहाँ जहाँ ए टैग होगा, क्योंकि आपका जो ए टैग के अंदर ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक पास करते हैं। ए के बाद यहाँ पर करूँगा लूप लगाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली डेटा हमने फाइंड ऑल के लिए क्या है, तो एक से ज़्यादा मल्टीपल डेटा होंगे आपके पास। तो 4i इन कहाँ, लिंक्स में कॉल लगाऊंगा, और यहाँ पे प्रिंट आई कर दूँगा किसको, प्रिंट में कर दूँगा किसको, आई डॉट गेट। अब मुझे बताना पड़ेगा कि किसको गेट करना है हमें, तो href। दैट्स इट। मैं रन करता हूँ, एक सेकंड, मेरे पास यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे ना ए नहीं आता, क्या आता है यहाँ पे पहचानने के लिए, क्या होता है, फाइंड ऑल, लिंक को पहचानते हैं हम किससे, ए टैग ही तो होता है। एक सेकंड मैं पिछले क्लास में देखता हूँ। बनाना होगा यार इसमें तो आया नहीं क्या मैंने, पूरा वेबसाइट तो बना नहीं बनाया, मैं भूल गया। इसमें तो आसान है ना। बोल रहा वहाँ दूंगा तो ऐसे बढ़ जाएगा। CSS जावा में कि आसान क्या, वेबसाइट में बनाया था कॉलेज। जावास्क्रिप्ट पे नहीं सर, जावा नहीं, HTML और CSS। जावा तो पता नहीं चलेगी 5 दिन में क्या पढ़े। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे आती, पढ़ना हो बताना। हाँ सर। फीस पूरे 20,000, कितना 20,000 ओनली। सिर्फ कोर जावा, फ्रेमवर्क प्लस 20। ओके सर, अभी तो गूगल से पढ़। यार ए टैग, अच्छा मैंने यहाँ पे मेथड गलत कर दिया। अच्छा यहाँ पे ना फाइंड अंडरस्कोर, फाइंड ऑल नहीं तो अंडरस्कोर ऑल होता है, और यहाँ पे ए ही होता है, ए टैग ही पास करना पड़ता है हमें, ठीक है। मैं रन करता हूँ, देखो इसने क्या किया है, इस वेबसाइट से जितनी भी इस पर लिंक रखी हुई थी, जितने भी इसने इस वेबसाइट ने लिंक बनाई थी, उस वेबसाइट ने सारे की सारे लिंक को यहाँ पे गेट करा दिए। तो यहाँ पे मुझे देखो खाली लिंक ही लिंक मिलेगा, नीचे आओ बहुत सारी लिंक पड़ी हुई है, देखो दिख रहा है, सारी की सारी लिंक ही है। यदि मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करूँ तो एक काम भी करता है, देखो किसी दूसरे लिंक पे पेज पे लेके चला गया, यानी कि लिंक है किसकी है, किसी दूसरे पेज की है, ठीक है। अगेन यदि मैं यहाँ पे किसी और पे लिंक करूँ, लेट्स इस पे क्लिक करता हूँ, देखो ये मेरे पास इस वेबसाइट पे यानी कि इस पेज पे लेके चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिंक निकाल सकते हैं। अगेन निकाल सकते हैं। चेक करना है अगर, ठीक है। यहाँ पे अभी रुको रहा, अभी और पढ़ लो अगर, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं और लेट्स से यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इमेज फाइंड करता हूँ। देखो गाइस, जब भी आपको पता होना कि वेबसाइट पे मेरे पास जो डेटा मैं निकाल रहा हूँ वो मल्टीपल डेटा है, तो वहाँ पे मेथड आएगा आपका फाइंड ऑल। यदि आपको पता है कि भाई इस वेबसाइट में ये जो डेटा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल डेटा ही हो सकता है, एक से ज़्यादा डेटा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा सिर्फ फाइंड, ठीक है। बट यहाँ पे अगेन क्या है, इमेज बहुत सारी रखी हो सकती है, तो फाइंड ऑल लगाऊंगा, और यहाँ पे पास करूँ क्या, इमेज को IMG, और इसको स्टोर कराऊंगा किसके अंदर, इमेजेस के अंदर, IMGES इमेजेस। अगेन लूप चलाऊंगा किस पे, इसी वेरिएबल पे, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा क्या, इसके पहचानने का SRC, एग्जैक्टली SRC, दैट्स इट। रन करता हूँ, मेरे पास आ गया है, किसी पे क्लिक करता हूँ, देखो इमेज आ गया, ठीक है। तो यानी कि क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट इमेज नहीं आता, वहाँ पे भी इमेज की लिंक आती है। कभी वेबसाइट बनाया होगा, बनाया ना आशीष ने, तो वहाँ पे इमेज डायरेक्ट नहीं आती है ना, लिंक आती है, हाँ ठीक है। देखो आपका ये इमेज रखा है इस पर, देखो भाई असली हैकर बनना है तो सब कुछ पता होना चाहिए, टूल्स के बारे में कौन सी होती है, हार्डवेयर क्या होता है, वेबसाइट हैकिंग करनी है तो वेबसाइट के बारे में कैसा होता है, वेबसाइट बनता कैसे है, तभी जाकर तुम कुछ कर सकते हो, ठीक है। देखो वेबसाइट से बनाने से लेकर सर उसकी हाँ पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हो गया गाइस हमारे पास क्या, इमेज को हमें फाइंड करने का तरीका। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं,
इमेज निकाल लिया। अगर बंदे बैठे कहता है मेरे को जावा तो आते नहीं, रख दे तो मैं नहीं आता। अच्छा यहाँ पे देखो, यदि मैं बाहर जाऊँ वेबसाइट के तो यहाँ पे दिख रहा है ये वेबसाइट का नाम है, ये वेबसाइट की URL है, और यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या है, इसको हम कहते हैं टाइटल। वेबसाइट का टाइटल भी होता है, ठीक है। तो ये जो आ रहा है ना, गीक फॉर गीक्स, पाइप सिंबल, अ कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर द गीक, इसको हम कहते हैं क्या, टाइटल। और ये टाइटल टैग के अंदर दिया आता है, पास किया आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ इसको सेम, अरे यार ये नहीं था। अब यहाँ पे देखो, कॉपी करता हूँ इसको मैं दोबारा से, क्या यहाँ पेस्ट करता हूँ। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे टाइटल जो होता है ना, सिर्फ एक ही होता है एक वेबसाइट पे, एक से ज़्यादा टाइटल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देना पड़ेगा क्या आपको, यहाँ पे देना पड़ेगा टाइटल, TR कुछ भी नाम दे दो वेरिएबल। और यहाँ पे ना टैग होता है किसका, टाइटल यदि आपको पास करना है तो टाइटल नाम का ही टैग होता है, ठीक है। बस इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट के अंदर किसको करना है, हाँ पहले में देना फाइंड के बाद देना आपको टैग पास करना होता है, उसके बाद आपको इसका जो रेफरेंस होता है ना वो पास करना होता है कि हम कहाँ पे जाके पास करते हैं इसको, ठीक है। यदि मैं रन करूँ, देखो आ गया, टैग क्या है इसका, टैग भी टाइटल है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है आपका, यहाँ पे टाइटल वही प्रिंट हो रहा है जो आपका पे टाइटल। और यहाँ पे फाइंड ऑल नहीं होता गाइस, सिर्फ फाइंड होता है, क्योंकि ये फाइंड ऑल किया तभी लिस्ट के अंदर एक ही डेटा दिखा रहा है, ठीक है। देखो ये टैग है, टाइटल टैग है जिसको क्लोज कर रखा है और आपका टाइटल के बीच में है, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइटल। इसके अलावा हम और क्या निकाल सकते हैं, लेट्स से कि इस वेबसाइट पे मुझे ये देखना है कि कोई पर्सनल किसी की इन्फॉर्मेशन है ही कि नहीं है, ईमेल आईडी है कि नहीं है, लेट्स से कि फ़ोन नंबर है कि नहीं है, ठीक है। और ये सब बेस्ट कहाँ से निकाला जाता है ये सब चीज़ें, लेट्स सपोज कि आपको बताया गया है ये एक प्रोफाइल भी है वेब स्क्रैपिंग का, एक डेटा साइंस का बहुत बिगिनर का एक प्रोफाइल भी होता है, जॉब प्रोफाइल। उसमें आपको करना क्या होता है कि लेट्स से कि आपको कहा गया कि भाई लिंक्डइन पे जाओ, इसके अंदर पिछले जितने भी 10 साल के अंदर जितने भी कंपनी रजिस्टर हुए हैं उनके CEO की डिटेल निकालो, तो वो करना होता है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसका नाम क्या था मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न रिकग्नाइजेशन की जरूरत कर पड़ती है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉपी करता हूँ इसको, मैं सबको समझता हूँ। देखो यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे ना वेबसाइट से जब भी आप कोई भी एक इन्फॉर्मेशन निकालते हो ना, कोई मतलब जैसे ईमेल आईडी निकालनी है, फ़ोन नंबर निकालना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसको कि भाई ईमेल आईडी दिखती कैसे है। यानी कि हमें यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हम किसी एक्सप्रेशन के थ्रू किसी डेटा को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमें मॉड्यूल की जरूरत भी पड़ती है रेगुलर एक्सप्रेशन। ये क्या करता है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है आपको फाइंड करता है, यानी कि आपको एक्सप्रेशन बनाने में मदद करता है। तो ये जो है फिक्स है ईमेल के लिए, जब भी आप कोई एक्सप्रेशन बनाते हो उसको फाइंड करने के लिए, तो ये आपका फिक्स है। इसको रट्टा लो या फिर लिख लो कहीं पे, ये फिक्स होता है और इसी पैटर्न में यहाँ पे भेजना पड़ता है, ठीक है। यदि मैं इसको रन करता हूँ, देखो मेरे पास एक वेबसाइट निकल के आ गई। तो ये हमें रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर पास करना पड़ता है कि भाई इस डेटा को पहचानो। देखो यहाँ पे क्या होता है, फाइंड के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, टैग पास करते हैं, बट ये टैग नहीं होता। ये क्या होता है आपका, हम मेल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और मेल कभी टैग के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन में हम उस डेटा का इन्फॉर्मेशन पास करते हैं जिसको हमें पहचानना है। तो ये भी चीज़ है। यदि हम यहाँ पे सिंपल डेटा नहीं निकाल सकते, हमारा डेटा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस केस में आपको यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये हर किसी के लिए या सिर्फ ईमेल नहीं ईमेल के लिए, हर किसी के लिए ईमेल के। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइंड ऑल में हम क्या करते थे, यहाँ पे टैग पास करते थे क्योंकि HTML पढ़ा होता था, मिल जाता। बट यहाँ पे यदि कोई डेटा आपका कॉम्प्लिकेटेड है जहाँ पे आपका टैग नहीं पहचान सकता, टैग में हम पास नहीं करते, तो वहाँ पे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए आपको उस डेटा को फाइंड करना पड़ेगा। और अगर नंबर को कॉल करना, नंबर कॉल करना हो, नंबर तो ऐसे इस पे है नहीं, मैं बताता हूँ नंबर के लिए भी कौन सा है ये। बट टैग में ही आपको बस खाली रेगुलर एक्सप्रेशन को चेंज करना है। ये आपका फ़ोन नंबर के लिए, फ़ोन होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये फ़ोन नंबर के लिए RE के बाद ये डाल दो, ठीक है। रन करो, इस पे है ही नहीं फ़ोन नंबर, नहीं कुछ। ChatGPT में होगी। हाँ ChatGPT पे हो जाएगा, उससे पूछ लो कि गिव मी द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द नंबर, फाइंडिंग द मेल, वो दे देगा अपने आप ही। यही सेम टू सेम है, मैंने भी वहीं से उठाया, मुझे इतना याद होना होता है, बट मेरे को इतना ही याद था, इतना यहाँ तक याद था, इसका मैं भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ से ले सकते हो। यदि किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली भाई बहुत बड़ा होता है डिटेल, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा का गेट कर सकते हो, लेके अपना यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन इतना लंबा याद करना किसी के लिए वो नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ना। ये वेबसाइट पे मिल जाता है आपको, आप यहाँ जाओ रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिफरेंट चीज़ों के लिए, किस चीज़ के लिए हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका गाइस वेब स्क्रैपिंग। और क्या था इसके अंदर, कुछ और आता है क्या?
दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, तो मेन पर्पस यही था दिखाने का कि काम कैसे करता है। ठीक है, अगेन यदि कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करोगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ किया है। पहले में फाइंड में आपको देना पड़ेगा टैग, और दूसरे में पहचानने के लिए उसको देना पड़ेगा उसकी लिंक, जो भी यूआरएल वगैरह होती है प्रोवाइड करते हैं वो। ठीक है, अगेन यदि आपका डेटा सिंपल नहीं है, टैग के अंदर नहीं आता, फिक्स टैग के अंदर उसका कोड नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन का। और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करते हो, वहाँ पे डेटा को फाइंड करने के लिए उसका एक्सप्रेशन देते हो और बस उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। क्लियर है गाइस सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आदिल, प्राक्षी, प्रणय, सचिन, समीर। सर एक बार ये ईमेल और फोन वाला सर चैट में डाल दो, कॉपी पेस्ट करके। ये वाला दोनों मेल आईडी का भी हाँ जी हाँ जी हाँ मैं डाल दूँ। मॉड्यूल कॉल जरूर कर लेना। मैं इसके अंदर मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल नहीं रखा है, आर ई मॉड्यूल होता है, इंपोर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन आर ई, तभी वो करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या था, फ़ोन नंबर का आया, कंट्रोल से ये फ़ोन नंबर का। ठीक है, तो कॉपी कर लेना यहाँ से और यूज़ करो उसको। क्लियर गाइस यहाँ तक? तो ये होता है आपका वेब स्क्रैपिंग। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। बढ़िया। सर वो क्लास प्लस वाली चैट में डाल दो सर। क्लास प्लस पे डाल दूँ? हाँ जी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी इधर इसका? वाला इधर वाला तो सर चला जाएगा ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ रिकॉर्डिंग नहीं दिखना क्या आपको? कैसे? मॉड्यूल क्या है ये? रिकॉर्डिंग नहीं देखो दोबारा? नहीं देखूंगा सर, बट फिर उसमें वो टाइप करना पड़ेगा ना दोबारा। अरे चलो ठीक है, मैं डाल दूँ। नहीं तो कोई बात नहीं सर, टाइप कर आ रही लूंगा। क्या किया? रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल यूज़ करोगे तभी तो आर में पास करोगे ना। देखो यहाँ पे है ना R8 फाइंड ऑल, और आर के अंदर डालना पड़ता है आपका एक्सप्रेशन। ये मॉड्यूल है, या जैसे मैंने इंपोर्ट किया समझ जाना चाहिए था आपको कि मॉड्यूल है। चलो मैं इसमें डालता हूँ। ठीक है, क्लियर पढ़ने? तो ये होता है गाइस आपका अच्छा वेब स्क्रैपिंग। सबसे पहले आपको वेबसाइट की सोर्स कोड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा एंटायर वेबसाइट आपको उसके अंदर ही होता है। और उस सोर्स कोड के थ्रू आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए आपको उसमें से, तो रेगुलर एक्सप्रेशन कह रहा हूँ, यहाँ पे पैटर्न रिकग्नाइजेशन का यूज़ करते हुए आप यहाँ पे एक किसी भी पर्टिकुलर डेटा को या फिर स्पेसिफिक डेटा को गेट करा सकते हो। आगे इसके लिए थोड़ा आपको रेगुलर एक्सप्रेशन की नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा फ्रंट हैंड का कुछ नॉलेज होना चाहिए, HTML का, सोर्स कोड का। ठीक है, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। ओके गाइस, तो ये होता है आपका वेब स्क्रैपिंग भी। छोटे टॉपिक्स हैं। अब क्या कर सकता हूँ, अच्छा एक छोटा टॉपिक और कर लेते हैं, इमेज प्रोसेस। मल्टी थ्रेडिंग हो गया, GUI वेब स्क्रैपिंग हो गया। हाँ, एक इमेज प्रोसेस और कर लेते हैं। अच्छा 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कर लें, कुछ कर लें। नेटवर्किंग का बैच लिखा हुआ है, स्टार्ट चल रहा है। गाइस 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इमेज प्रोसेस। कर देंगे खत्म। क्या हुआ? हमारा नेटवर्किंग का बैच कब से? चलिए। जब मैंने लिनक्स का टेस्ट दिया था मेरे को तो आया नहीं, नो डाटा फाउंड। अरे हो गया ना इससे। मतलब मैंने लिनक्स का टेस्ट दिया था, इस पे अपडेट आया नहीं, इसमें लिखा 0 टेस्ट अटेम्प्टेड। क्या चीज़ है? बर्ड शूट। क्या बर्ड चीज़ शूट है? है। वो क्या होता है? जो सर अभी निकाले। बोली मत मार दो। है क्या? YouTube पे कहाँ मिल दिखता है सब, कहाँ कौन बता रहा भाई है? यही सवाल मेरे तेरे से तेरा था
कि तेरे को YouTube पे कहाँ मिल गया, तो कुछ तो लेस मशीन तूने इंस्टॉल करके रखा, विंडो उड़ा दी ये है ना। मैंने Same भी similar वो तो मान लो मैं भी इंस्टॉल करके रखा था, मेरे तो समझ में आ गया। क्या है ये क्या होता है ये जैसे पेज नहीं करा था ना गिग फॉर वीज का, इसमें जैसे HTML था वो सब सोर्स स्टेटस कोड वो सब बता देता है, ये उसका वो आ गया। पता, हाँ ये देखा था YouTube में अभी। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, एक इसने बंदे ने वही बताया था कि तुम किसी का भी लॉगिन कर सकते हो, है ना, विदाउट लॉगिन पासवर्ड डाले, अगर तुम्हारा सेव है तो इजीली स्विच कर सकते वो हो। कुकीज हैं। हाँ जो कुकीज, हाँ कुकीज वो नहीं है भाई, वो आपको लगा है। हाँ, इसी काम के लिए यूज होता है। हाँ ये स्क्रैप है, देखा था मैं, रील पे देखा था YouTube की ये अभी इसमें नहीं है, बड़ी साइड अंदर ऑफिशियल नहीं नहीं है। है। नहीं ऑफिशियल तो किसमें हमारा वर्जन कौन सा है? काली काली का वर्जन ये 23.0.0.2 मांग रहे हैं। कौन? बस नहीं अभी तो ना, इसको अभी इसमें एक जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसके बाद ही चलेगा। उसके बाद अच्छे से स्क्रैप करके मतलब एक ऐसा हो जाएगा कि एक साइड में पूरी वेबसाइट खुल जाएगी। इस साइड बनाएंगे HTML की माँ बनाएंगे। नहीं पूरी जैसा नेट में एडिट भी कर सकते। ओरिजिनल सर्वर में इसी नहीं, की यार ओरिजिनल बनाई हुई आईडी पे कैसे एडिट कर सकते हैं? ओरिजिनल में नहीं भाई, ओरिजिनल में तो सिर्फ हमारे कस्टमाइजेशन के लिए, हमारे देखने के लिए उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे ना। डायरेक्ट वर्क शूट में वर्क शूट इसने सिर्फ 4 चीजें सीखी हैं बस। sudo IP तो अब GitHub यहाँ से कोड कॉपी करो, कॉपी नीचे नीचे है तो कॉपी हो गया? हो गया भाई गाइस, हो गया, आगे बढ़े। ओके गाइस, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, इमेज प्रोसेस। देखो मैं पहले बता दूँ, इमेज प्रोसेस जो है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, पर क्योंकि इसके अंदर इमेज प्रोसेस जो है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये जो टॉपिक्स होता है ये आपके डेटा साइंस का टॉपिक है, डेटा एनालिटिक्स का टॉपिक है, बट पता नहीं आपके मॉडल में दे रखा है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा मैं, ठीक है। और बेसिक चीज़ दिखेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स से क्रॉप कर सकते हैं इमेज के अंदर, इमेज को ब्लर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक हम फ़ोन में करते हैं ना, इमेज का क्रॉप करना, उसका साइज को चेंज करना, फिक्स करना, तो ये हम कर सकते हैं इमेज प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो इमेज प्रोसेस होता है क्या है, टू परफॉर्मिंग मल्टीपल ऑपरेशंस ऑन इमेजेस, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, इमेज प्रोसेस। अगेन इमेज प्रोसेस के अंदर यहाँ पे अगेन दो चीज़ आपको चाहिए, मॉड्यूल चाहिए होगा। देखो यदि कोई भी इमेजेस के ऊपर आप चेंजेस करना चाहते हो तो अगेन यहाँ पे मॉड्यूल की जरूरत है। और दूसरा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है ये इमेज में है, तो ये डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन के थ्रू ये आपका डिस्प्ले नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक अलग से एक लाइब्रेरी चाहिए, मॉड्यूल चाहिए, जो कि आपके इमेज को डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। तो जो भी आपको चेंजेस करने होते हैं इमेज पे, जैसे क्रॉप करना है, उसके साइज को चेंज करना है, उसको ब्लर करना है, जैसे कि उसको एज डिटेक्ट करना है, क्रॉप करना है, तो ये सब जो चेंजेस करना है, हम ऑपरेशन करना है, इसके लिए हमें मॉडल चाहिए जिसका नाम है आपका, क्या नाम था भूल गया। सर डेटा से मतलब जैसे कि सर अभी आप बताएं, उससे सर हम कुछ मतलब फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट से
किसी भी डेटा को, हाँ हाँ कोई फोटो या किसी भी प्रकार की इमेजेस निकालो था भी। सर अपन यहाँ से फाइंड कर रहे हैं, हाँ मतलब सर जैसे आपने स्क्रैप किया पहले, उसके बाद हमारे पास एक उसी वेबसाइट की कहीं की फोटो रखी हुई है, उसको सर्च करना है, तो फिर सर कैसे करेंगे? वेबसाइट की फोटो रखी हुई है इसमें? मतलब पहले से ही एक फोटो रखी हुई है अपने पास, वेबसाइट में जितनी भी फोटोज डली हुई हैं पर्टिकुलर नहीं नहीं हाँ, वो हाँ। सर्च कर, वो तो डेटा आपने गेट किया है ना, तो उसको आप यहाँ पे फैच करके निकाल सकते हो कि ये डेटा है कि नहीं है, लेकिन वो तो सोर्स कोड के थ्रू, कोड आपके यहाँ पे लिंक के थ्रू ही पड़ी होगी ना। इमेजेस को कैसे फाइंड करोगे आप यहाँ पे चीज़ों को? तो जो लिंक पता होना चाहिए हाँ किसी भी पर्टिकुलर फोटो निकालने के लिए, तो लिंक पता होना तो चाहिए। अब तो ये तो बात करोगी भाई, जब भी वेबसाइट पे फोटो डाली जाती है तो फोटो डायरेक्ट थोड़ा डाली जाती है, वो तो लिंक डाली जाती है ना उसकी। जहाँ पे भी अपने फोटो को सेव कर रखा होगा उसकी वहाँ पे पास करते हो, ले लेता है अपने आप ही डेटा को। बट यहाँ पे वो थोड़ा होता है कि इमेज को डाल के उसको चेक करो कि इमेज है कि नहीं है, क्योंकि वो इमेज तो उसके डेटाबेस में रखा हुआ है ना, तो वहाँ पे डेटाबेस में कैसे पहुँचाओगे उसके लिंक, इमेज के लिंक को लेने की? जो वेबसाइट पर पड़ी है उसे वही निकाल सकते हो आप चीज़ों को। अब क्या क्या निकालना है वो आप पैटर्न के कनेक्शन के थ्रू उसको गेट कर सकते हो। ये नहीं कि मेरे पास जो इमेज है कि मैं वेबसाइट चेक कर उसको मैच करा सकता हूँ, वो नहीं उसका, क्योंकि वो जो आपकी इमेज रखे हुए हैं, जो वेबसाइट पे जो भी चीज़ रखी हुई है आपके डेटाबेस में रखी हुई है, उसको इन्फॉर्मेशन उसके डेटाबेस में रखी हुई है, तो या तो उसके लिंक लेके आ जाओ उसके डेटाबेस से तब फैच कराओ। और इन दोनों का लिंक अलग अलग ही हाँ। होगा, वैसे बात है। हाँ। क्योंकि पाथ होता है ना पूरा। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा था कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, इमेज प्रोसेस के अंदर हमें दो चीज़ करना होता है, तो हमें कोई ऑपरेशन यानी कुछ चेंजेस करने होते हैं इमेजेस पे, तो हमें मॉड्यूल चाहिए, इसका नाम है ओपन CV। ठीक है, तो इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, इंपोर्ट CV2, बेसिकली इसका मॉडल नाम है CV2, बट जब इसको इंस्टॉल करोगे ना तो उसका नाम होगा वहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पिप इंस्टॉल ओपन CV हाइफन पाइथन। ठीक है, तो ये मॉड्यूल का नाम है जिसको आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है, और इस नाम से इसको कॉल करके इंपोर्ट करना है। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए क्या, देख लो, दूसरा हमें चाहिए यहाँ पे इसको डिस्प्ले करने के लिए अगेन एक लाइब्रेरी जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब। इसके अंदर हमें लाइब्रेरी मिलती है पिपलॉट से, पाइपलॉट से, उसको हम यूज़ करेंगे इसको इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब, और इसमें से हम इंपोर्ट करेंगे इसको पाइपलॉट या इसको हम पिपलॉट भी कहते हैं। ठीक है, और इसको ना मैं नाम देता हूँ एज करके PLT, दैट्स इट। रन करता हूँ, कोई इशू नहीं है, दोनों आ गए। अब मुझे इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए आप क्या करोगे, मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर इमेज का जो फॉर्मेट होना चाहिए ना वो आपका JPG या फिर PNG में ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेबसाइट अच्छी सी पेक्सल करके, यहाँ पे जो इमेजेस वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है HD वगैरह में, तो यहाँ से कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो आप। अगेन कोई सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च करके, जैसे मैं वर्ड में डालता हूँ तो यहाँ पे देखो इमेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, कोई भी इमेज डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके जो है अपने सेम स्क्रिप्ट फोल्डर में रखना। अगेन कहीं बाहर रखते हो तो फिर दोबारा पास करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये तो कुछ और डाल दो, लेट्स से कि यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, कोई भी इमेज ले लो कहीं से भी लो, बस बता रहा हूँ कि ये वेबसाइट है जहाँ से आप क्या सकते हो, इन इमेज को डाउनलोड कर सकते हो, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो ये रहा, मैंने इमेज इसी से डाउनलोड की है, और ये इमेज को मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये इमेज को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो पहले अगेन हमें करना क्या है, सबसे पहले इमेज को लेके आना है अपने लोकल स्टोरेज पे। तो जैसे हम फाइल में करते थे ओपन को कॉल करके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CV2 कॉल करेंगे, CV2 डॉट, और यहाँ पे हमारे पास मेथड है IAMRead। IAMRead के अंदर आपको इमेज का नाम पास करना है, मेरा नाम है BIRDS_JPG। ऐसे इमेज को मैं लेते आता हूँ और कहाँ पे रखूँगा, IMG। रन करता हूँ तो इमेज आपका लोड हो गया। अब जो इमेज मेरे पास आया है इसको मुझे डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे मैटप्लॉटलिब। तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा इसको PLT को डॉट, और यहाँ पे किसको कॉल करेंगे, IMShow को, IMShow मेथड। इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इस वेरिएबल को पास कर दूँगा। रन करता हूँ, देखो इमेज आया नहीं, एक सेकंड क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत छोटा सा है CV2.IAMRead IMShow image, अच्छा बर्ड्स स्पेलिंग मैंने इमेज कर दिया है मैंने। कलर आ रहा है ऐसा। मैं बता रहा हूँ कलर ऐसा चेंज किया, ओरिजिनल से कंपेयर करूँगा तो कलर कुछ इस तरह इसका ये आया है। अब ये ऐसा क्यों आया है वो भी बताऊँगा। सर ये हम दूसरे क्रोम में नहीं खोल सकते, जैसे दूसरी ब्राउजर पे खुल जाए?
क्या इमेज नहीं, ब्राउज़र पे तो है भी, बस उसके अंदर फाइल के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर चला हुआ है। ठीक है, कंपेयर करो दोनों का कलर डिफरेंट है। ये मैंने वो है जो हमने गूगल से डाउनलोड किया और ये है जो है आपको पाइथन दिखा रहा है। दोनों में कलर में डिफरेंस क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर, अब ये जो गूगल से हमने डाउनलोड किया है ये आपका प्राइमरी कलर यूज़ कर रहा है कौन सा? रेड ब्लू ग्रीन नेचुरल, जो हमारे नेचर का कलर होता है। क्या होता है प्राइमरी कलर नेचर का? नेचर का प्राइमरी कलर क्या होते हैं? ग्रीन आरबीजी RGB। अच्छा आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू हाँ, और ये जो पाइथन के जो नेचुरल कलर होता है ये कौन से होते हैं? VGR। ब्लू 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 VGR, ठीक है, ब्लू ग्रीन रेड। तो ये जो होता है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई इमेज को सॉरी पाइथन यदि कोई इमेज को डिस्प्ले करता है या फिर पाइथन से आप कोई इमेज को लेके आते हो, डाउनलोड करते हो या फिर अपलोड करते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो पाइथन का जो प्राइमरी कलर होता है वो क्या होता है आपका? VGR। और हमारा नीचे कलर क्या है? RGB। तो इसमें आपको यहाँ पर डिफरेंट दिख रहा है। तो ये आपका कलर क्या है? VGR। तो पाइथन का जो कलर है प्राइमरी कलर क्या होता है? ठीक है, पाइथन का जो प्राइमरी कलर है ये आपका क्या है? VGR। और हमारा नीचे का कलर क्या होता है? नेचुरल RGB। तो क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते VGR को RGB में अपने ओरिजिनल में? तो वैसे कर सकते हैं। हाँ नहीं, यहाँ पे दिखाता हूँ मेथड। हाँ, दोबारा से हम क्या करेंगे? मैंने कहा था कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसलिए हम क्या करते हैं? ओपन CV यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा CV2 डॉट लगा के हमारे पास कलर होता है CVT COLOR। कलर के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम पास करेंगे जिस इमेज के कलर को हमें चेंज करना है, जिसको हमें ओरिजिनल में लेके आना है VGR से RGB में। ठीक है, तो RGB से VGR में अगेन हमारे पास इमेज कौन सा रखा हुआ है यहाँ पे? IMG नाम से। तो लेट्स से इसको पास करते हैं IMG डॉट लगा के हमारे पास मेथड होता है RGB से VGR चेंज करने के लिए। तो हमारे पास क्या पता है? CV2 डॉट क्या था? कलर COLOR कलर COLOR कलर कलर अंडरस्कोर VGR2 RGB। दैट्स इट। और इसको जो है मैं किसी एक नए वेरिएबल डालता हूँ, लेट्स से कॉल इट IMG2 कर देता हूँ। ठीक है, दैट्स इट। कोई इशू नहीं आया। हाँ, इनको याद करने के लिए लॉजिक चाहिए या फिर रटना पड़ेगा? 2-3 बार याद करो। मैं खुद भूल गया तभी। ठीक है, तो चीज़ें यूज़ करने पे ही आती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसको एक बार चेक करता हूँ क्या ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो PLT.IMShow, देखो मेथड्स वगैरह ना फिक्स होते हैं, इसको याद करने पड़ेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यूज़ करोगे तो अपने आप याद हो जाता है। मैं रन करता हूँ। एक मैंने क्या मिस कर दिया देखा, इतना काम का तो भी भूल जाता हूँ चीज़। कलर COLOR_BGR2 RGB CV2। इमेज में कॉमा आएगा डॉट आएगा? नहीं, इमेज की बात तो ये है ना, इस इमेज को हमें चेंज करना है ना ओरिजिनल में। तो क्या कह रहा हूँ? इमेज 2 तो लिखा नहीं आएगा? इमेज 2 क्यों आएगा? इमेज 2 में तो हम स्टोर करें ना चेंज करने के बाद। कलर चेंज क्यों करना है? इसको चेंज करना है ना हमें। तो ये तो IMG के अंदर रखा हुआ है ना। CVT कलर CV2 एक सेकंड, CVT कलर होता है CV2 तो CVT डॉट यार क्या था, देख लेते हैं मेरे को। बर्ड्स वापस तो नहीं डालना पड़ेगा? क्या डालना पड़ेगा? जो बर्ड की जो फाइल थी नहीं, वो तो एक बार आ गई ना, वेरिएबल में सेव हो गया ना। यही तो दिया मैंने CV2.BGR2 RGB, यही दिया ना मैंने। डॉट नहीं लगाया ना, ये मैंने डाल दिया अलग CVT से। हटाओ। सर IMShow के बाद वो ब्रैकेट में रियल है। क्या पढ़ना है? IMShow के बाद ब्रैकेट में रियल है। नहीं, वो तो वेरिएबल में डाला है, उस वेरिएबल से कुछ नहीं पता। नहीं, आपने इधर नहीं अच्छा, डाला ना सर वेरिएबल में नहीं, कुछ। रियल तो यार इमेज, जिस वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ, रियल का मुझे क्या करना। तो वेरिएबल सर इधर भी तो आप डालोगे ना ब्रैकेट में IMG2। नहीं सर कॉपी मत करो, नीचे वाले में कॉपी करना फिर। CV2 यही तो आ रहा है, CV2 डॉट कलर की स्पेलिंग सही है क्या? COLOR_BGR2 RGB, यही तो है BGR2 सर वो RGB। IMShow के बाद ब्रैकेट में IMG2 आएगा ना। कहाँ पे IMG2 कह रहे हो भाई? इस इमेज को मुझे चेंज IMShow करना के है। बाद ब्रैकेट में। अच्छा हाँ सॉरी, IMShow का मैंने इमेज पास ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पे गलत आ रहा है ना, एक सेकंड। गलत ऊपर है ना। नहीं नहीं ठीक तो है, यहाँ पे हमने इमेज को पास ही नहीं किया ना, किसको हमें Real। डिस्प्ले कराना है? IMG2 का ना।
हाँ वो क्या अभी तो ये बोल रहे थे आई एम शो के अंदर तो वेरिएबल पास करना पड़ेगा ना, इसको डिस्प्ले कराना है, वो दिखा था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब देखो कंपेयर करो, अभी पिक्सल पे मत जाना, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसका दोनों डिफरेंट डाला। ठीक है, तो इसमें मत जाना, बट इमेज अब काफ़ी आगे। ठीक है, तो सेम टू सेम आपका हम VCR में आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इमेज पे, लेट्स से कि हम इसका साइज चेक करता हूँ कि इसका साइज क्या है। देखो देख के तो लग रहा है इसका 4000 ये एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, बट ये 4000 से आता है। तो क्या नाम है IMG2। देखो मैं सारा जो ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा ना इसी ओरिजिनल इमेज पे करेंगे, यानी कि IMG2 वाले पे। डॉट ला के हमारे पास कीवर्ड होता है शेप, एंटर करो। देखो आपका आ गया लेंथ, ब्रेथ, और आपका ये जो तीसरा है ये है आपका कलर चैनल। ठीक है, तो ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये आपका 3 जो है ये दिखा रहा है कलर चैनल है। तो कलर चैनल का मतलब है यानी कि 3 मिक्सिंग ऑफ 3 कलर चैनल होते हैं, RGB हो या BGR, उससे मैं फर्क नहीं पड़ता हूँ। तो ये 3 जो है आपका RGB को भी शो करता है, आपका BGR को भी शो करता है। ठीक है, तो ये होता है गाइस आपका शेप से हम पता कर सकते हैं। अब क्या मैं इसका साइज चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, CV2 द्वारा डॉट, हमारे पास मेथड है रीसाइज नाम से, रीसाइज के अंदर आपको पहले पास करना है, रीसाइज के अंदर पहले पास करना आपको इमेज, तो IMG2 पास करता हूँ मैं, क्योंकि उसको चेंज करना है। और यहाँ पे टपल के अंदर आपको डायमेंशन पास करना है, जिस डायमेंशन में आपको उसको चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 2600 4000, मैं क्या करता हूँ उसको 500 में लिख आता हूँ। लेंथ भी 500 और आपका ब्रेथ 500। कलर चैनल में छोड़ता हूँ, बाय डिफॉल्ट 3 ही लेगा। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, उसको देता हूँ मैं क्या RES नाम का वेरिएबल, दैट्स इट, कोई इशू नहीं आया। PLT डॉट IM शो, और इसके अंदर पास करूँगा क्या RES, दैट्स इट। क्लोज नहीं किया इसको, देखो इमेज का साइज चेंज हो गया। ठीक है, अगेन यदि कुछ और देना चाहते हो, लेट्स से मैं 700 करता हूँ, देखो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। क्या करता हूँ 1 by 1, इमेज दिखेगा भी नहीं। 1 करिए यहाँ पे दिख भी नहीं रहा। साबुन छोड़ देना। पिक्सल फट रहा है इसका, ये बढ़िया पिक्सल फट रहा है इसका। एस्थेटिक हो गया सर अभी बस। ठीक है, मैं 5 पे जाने देता हूँ ताकि इमेज दिखेगा। आजकल सब यही लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं, लेट्स से इसको हमें क्रॉप करना। क्रॉपिंग में क्या होता है, क्रॉपिंग में हमें यहाँ पे एक्सेस से और वाई एक्सेस से कट करना होता है। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे मैं आता हूँ, देखो ये जो आपका एक्सेस है ना, ये वाला नीचे वाला जो वर्टिकल एक्सेस है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सेस, और ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल, इसको हम कहते हैं वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस आपके 2 होते हैं, कौन कौन से, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। सेम ऐसे ही एक वाई एक्सेस हमारा ये है, एक वाई एक्सेस हमारे पास ये है, यानी कि हम कह सकते हैं कि x1 है, x2 है, y1 है, y2 है। अब लेट्स से मैं क्रॉप करता हूँ कितना पार्ट, ये वाला इतना से लेके इतना पार्ट, ये वाला काटता हूँ। ठीक है, इतना काटूंगा तो क्या होगा आपका, तो मुझे यहाँ पे x1 x2 डिफाइन करना पड़ेगा, y1 y2 डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, लेट्स से कि मुझे इतना इमेज चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सुन लो गाइस, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, x1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 की वैल्यू कितनी होगी, यदि मुझे इतना काट करना है तो 1500 नहीं 1500 नहीं, x की ये वाली 1500 यहाँ पे आ रहा ना एक्सेस में, ये अच्छा तो 0 होगा। y x2 की वैल्यू कितनी होगी, x2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे होगा 1500। ठीक है, सेम ऐसी y1 की वैल्यू कितनी होगी, यदि y1 यहाँ पे है तो y1 तो ये वाला एक्सेस है, तो यहाँ पे कितना होगा 0। y2 की वैल्यू कितनी होगी, यदि मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो 1500। ठीक है, तो ये हम करेंगे यहाँ पे आके, और यहाँ पे हम करेंगे क्या, x1 देते हैं कॉलन x2, सेम ऐसी y1 कॉलन y2, ये होता है वेरिएबल। अब मैं करता हूँ यहाँ पे आके, क्या करता हूँ यहाँ पे आके, सिंपल एक सेकेंड, अच्छा IMG2 है ना, तो लेट्स से IMG2 कॉलन लगाता हूँ सर, कॉलन लगाऊंगा 0, 1500 सर 1500, 0, कॉलन अगेन 1500। ठीक है, और उसको जो है मैं स्टोर करूँगा कहाँ पे,
लेट से क्रॉप CROP नाम से वेरिएबल डन। रन करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ PLT डॉट IM शो, और IM शो के बाद यहाँ पे पास करूँगा क्या, क्रॉप CROP क्रॉप, दैट्स इट। देखो ये मैंने किसे पास कर दिया, अच्छा IMG2 था ना भाई, सॉरी एक सेकंड, ठीक है 1500। इस तरह से आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हो, इसको क्रॉप कर सकते हो इमेज को। x0 कैसे होगा? दोबारा बताना मैं x0 बताता हूँ। xy का वो बताओ, एक्स वाई का और x एक्सेस y का, हाँ एक्सेस का। देखो मुझे यहाँ से कट करना है, यहाँ से ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन यदि कट करना है तो मुझे x1 कितना होगा, यहाँ पे जाऊँगा मैं, x1 तो आपका ये वाला है ना, तो x1 तो सेम लेयर पे है, ये जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, ये y एक्सिस में बढ़ रहा हूँ मैं, ये लेना ही नहीं है। नहीं ये जीरो होगा आपका, ये जो x एक्सिस है ये जीरो होगा, हाँ, और y एक्सिस सॉरी x1 जीरो होगा, और x2 कितना होगा, x2 ये वाला आ रहा है, हाँ। तो x2 ये वाला है, तो यहाँ से कितना होगा, काउंट करोगे 1500 के बराबर है, तो यानी कि यहाँ पार्ट करना मुझे कट करना है, तो x1 0 x2 1500। सेम ऐसे ही y1 लूँगा क्या होगा, ये वाला एक्सिस जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे y जो होता है 0 होता है, और y2 की वैल्यू सेम ये वाला 1500। अगर मैं आपसे कहूँ कि y1 0 और y2 50,000 पॉइंट करो, कहाँ पॉइंट आएगा हमारा? क्या कहूँगा मैं दोबारा बोलो, y1 0 y2 1500, तो यही तो आ रहा है यहाँ पे इस जगह, और x1 0 और x2 1500, क्या एक सेकंड दोबारा बोलो ना, y1 को करना है x1 0 y2 ओ x1 0 और x2 1500, y1 0 x1 0 x1 0 x2 1500। यहाँ पे x1 0 y x2 हाँ, नहीं x2 नहीं, एक बार लेना पड़ेगा, y1 y2 के हिसाब से लेना पड़ेगा, x1 x2 के हिसाब से लेना पड़ेगा, पेपर पर करना। ये आपने जो लिया है 1500 से, तो मैं वही कर रहा हूँ, ये वाला ना, हाँ, ये पहला वाला x1 और x2 का। हाँ ये बताओ कहाँ पे आएगा पॉइंट? x1 0 है और यहाँ पे आएगा इस जगह, नहीं वो तो ऊपर y पे चलाएगा ना, ऊपर जाऊँगा तो y चलाएगा, ऊपर जाऊँगा तो हॉरिजॉन्टल जाऊँगा ना, x2 क्या है? जो x1 मैं कह रहा हूँ x1 ये है, x2 ये है। हाँ। x1 तो ये है सर, और x2 ये है, तो हमें x1 1500 लेना पड़ेगा ना, हाँ, है ना? तो हम x2 को 1500 ले रहे हैं ना। तो ऊपर वाला ही है ना x2 तो, हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ हैं? मैं चलिए मतलब x1 को तो हम 0 ले रहे हैं, हमें यहाँ से लेना ही नहीं है, हमें x2 लेना है, तो x2 को 1500 लेके यहाँ पॉइंट किया, हाँ और फिर यहाँ पे ये y हो गया, हाँ। और ये y2, हाँ तो y1 लेना नहीं है, y2 लेना है, तो Y2 y2 के लिए यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, हाँ। इस तभी तो कट गया ना ये वाला। ऐसे बताओ। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रॉपिंग का। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे गाइस, लेट्स से कि मुझे यहाँ पे इमेज को ब्लर करना होता है, ठीक है, इमेज को ब्लर करना हो तो क्या करेंगे, देखो इमेज का ब्लर करने का मेन एम क्या होता है, जब भी हमारे पास क्या होता है, डेटा साइंस के अंदर मॉडल होते हैं जो कि आपके डेटा को रीड करते हैं, यदि आपके पास डेटा उसके इमेज के फॉर्म में है ना, तो वो इमेज के अंदर में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, नॉलेजेबल चीज़ को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या है, जब भी डेटा को मॉडल को हमें इमेज देना होता है, रीड करना होता है, इमेज में से नॉलेजेबल चीज़ें निकलवानी होती है, तो हम क्या करते हैं, इमेज के अंदर ना कई सारे नॉइसेस होते हैं, ठीक है। तो इस नॉइसेस को रिमूव करने के लिए ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ब्लर कर देते हैं, इमेज को ब्लर करना होता है। तो ब्लर करने से क्या होता है, सारे नॉइसेस आपके रिमूव हो जाते हैं, जिसको जो कि मॉडल के लिए काफ़ी आसान हो जाता है इसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल CV2 डॉट, हमारे पास मेथड होता है गॉसियन ब्लर, GAUSSIN गॉसियन ब्लर, और गॉसियन ब्लर के अंदर अगेन IMG2 पास करूँगा मैं, कॉमा लगा के यहाँ पे मुझे एक मीटर पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको जाएगा 0। तो ये तीन चीज़ जाएगा गाइस, और इसको मैं करता हूँ किसको स्टोर करता हूँ BLUR में, और यहाँ पे ना मैं रन करता हूँ, कोई इशू नहीं आएगा, बट यहाँ पे प्रिंट देखो, यहाँ पे आ क्या रहा है, देखो यहाँ पे आपको ना दो चीज़ देना पड़ता है इस टेबल के अंदर, क्या, एक के साइज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ 2 गॉट 0 एंड दूसरा भी के साइज होता है, तो ये दोनों चीज़ हमें इसके अंदर पास करना पड़ेगा। अभी जो साइज होता है ना आपका, ये डिफाइन करोगे, जो भी आप यहाँ पे दोगे, आखिरी यूनिट डिजिट इसकी 5 से ही एंड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे लेट से 55, रन करता हूँ, हट जाएगा। अब यदि PLT शो से PLT डॉट IM शो से मैं इसको प्रिंट करूँ, लेट से BLUR, रन करूँ, देखो आपका इमेज जो है ब्लर हो जाएगा, बट यहाँ पे इमेज कंपेयर करो इससे, इस वाली इमेज को क्या है, ठीक है, उतना ब्लर नहीं है ना। अभी ज़्यादा ब्लर करते हैं ना, इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, एक काम करता हूँ 2 0 करता हूँ, ये क्या है, ये 205 और 55?
ये इसकी वैल्यू है ना, ये वैल्यू बता रहा ना के साइज है। अब देखो ठीक है, बैकग्राउंड ब्लर करो बस। नहीं ये वो फोटो नहीं। सब चल रहा है। ब्लर से क्या ब्लर जो है पूरी इमेज पे फॉलो होता है, पूरे इमेज पे लगता है, बैकग्राउंड इमेज पे नहीं। अब मैं बैकग्राउंड को हटाता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो आपका ब्लर जो हम इमेज पे ब्लर करते हैं, तो इसका मतलब क्या पूरे इमेज पे ब्लर होता है, यानी कि पूरी इमेज पे नॉइसेस को कंप्लीट करता है। यदि मुझे इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है और बाकी चीज़ को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, अब बताऊँगा कैसे, ठीक है। तो ये होता है आपका गॉसियन ब्लर। अब हम आते हैं, हमारे पास होता है एज डिटेक्शन, EDGE डिटेक्शन। अब ये एज डिटेक्शन क्या होता है, क्या लिखा है AI कैसे लेके आए इसके अंदर? AI? सर पीछे से हम क्रॉप कर दें और AI आ जाए। सर फोटोशॉप के अंदर भी पीछे कोडिंग ही रहती होगी। पिक्सेल्स में काम करती हैं, नंबर्स पे। इमेज तुम्हें दिख रहा है कि इमेज है, उसको बाइंड, उसका नंबर दिख रहा है, पिक्सेल्स नंबर दिख रहा है। वो दिखाओ कैसे, देखो प्रिंट के अंदर करता हूँ मैं IMG। तो वहाँ पे गलत बैनर खोल लो, फोटोशॉप पाए ये देखो, तो ये है इसके पास, ये नंबर इसके पास, ठीक है। ये तो पता है आइडिया हम लोग को। तो मशीन जो है, इसको मशीन ये रीड कर रही है, आपको मशीन को ये नहीं पता क्या है, मशीन ये रीड कर रही है। क्या ये जो आपने पहले लिखवाया था वो है ये? भूल जाओ क्या है, छोड़। अरे यार वो जो फोटो है ना ये फोटो है ना, ये फोटो हमारे लिए है, मशीन के लिए ये है, नंबर ये नंबर्स हैं, बहुत बड़ा है, भी पासवर्ड डालते हैं तो मशीन के लिए बाइनरी है वो बाइनरी फॉर्म। ठीक है। तो ये होता है। अब एज रिडक्शन क्या होता है वो देखते हैं। देखो एज रिडक्शन क्या होता है, लेट्स से कि हमारे पास कोई फोटो है, कोई इमेजेस हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी लाइट काफ़ी ज़्यादा होती है या फिर लाइट काफ़ी कम है। उसमें क्या होता है कि इमेज में से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, इमेज को फाइंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज डिटेक्शन का यूज़ करते हैं, ताकि जो मॉडल है उस इमेज में से उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लेट्स यहाँ पे मैं आता हूँ और हमारे पास CV2 डॉट, हमारे पास मेथड होता है कैनी, CANNY, कैनी के अंदर हम करेंगे IMG2 को पास, कॉमा लगा के अगेन यहाँ पे वैल्यू पास होती है, जो साइज होती है आपकी क्या होती है, बस इसमें होती है ना, नहीं लेट चाहता हूँ 102, 1050, ठीक है। इसको मैं स्टोर करता हूँ किसके अंदर, लेट से EDG रन करता हूँ। मेरे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, अच्छा 3 में से पास करना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या करना है, कॉमा 0, क्या था यार यहाँ पे, से मुझे इसको हटाना पड़ेगा, टपल नहीं होता, हाँ टपल नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे PLT डॉट IMShow में पास करता हूँ EDG, ऐसे रन करता हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है बस खाली, आपके सारे इमेजेस को, कलर को हटा दी इसने, ठीक है। और बढ़ाऊँ यदि मैं इसको कम कर थोड़ा सा, लेट्स से मैं करता हूँ मैं 50, उसको करता हूँ लेट्स से 60 कर देता हूँ, 660 दिख रहा, बढ़िया नहीं लग रहा, ये रीड नहीं कर पाएगा, बाकी सारी बहुत सारी आ रही है। ऑब्जेक्ट को और मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट में और क्लियरिफाई कर सकता हूँ, दस चलाता हूँ मैं 90, 120, इसे डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बता रहा हूँ। ओके, ठीक और है। शार्प कर दो। और शार्प करने में ज़्यादा शार्प मत करो कि वो इमेज भी गायब हो जाए। लेट्स चलता हूँ मैं 120, 120, 105 किया होता है, ठीक है। जहाँ पे छोड़ना उसको छोड़ दो, तो वैल्यू भी चेक की आती है कि मशीन की वैल्यू चेक है कि नहीं, ठीक है। अब ये होता है कि हमारे पास ऑपरेशंस जो हम कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा जानने की होता आपको है भी। इमेज पर राइट क्लिक करना, इस पर राइट क्लिक करो, नहीं अरे इस पर इमेज ही, ये तो वेरिएबल में रखा इसके। अब लेट्स से कि इसमें से कोई भी इमेज मुझे डाउनलोड करना है, ये तो आपके पाइथन के स्टोरेज पे है ना, मुझे इसमें से कोई भी इमेज को डाउनलोड करके मुझे अपने लोकल डायरेक्टरीज में रखना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम पाइथन से अगेन इमेज को डाउनलोड करेंगे, उसके हमारे पास अगेन मेथड होता है। स्लो हो गया आपका लैपटॉप। ये यार इमेज प्रोसेस पे काम कर जाए, ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा CV2 डॉट, और यहाँ पे होता है हमारे पास, देखो अपलोड करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं मेथड, IAMRead, बस डाउनलोड करने के लिए IAMWrite के अंदर दो चीज़ें आएगी, आपका दूसरे सेकंड में जाएगा आपका इमेज जिसको आपको डाउनलोड करना है,
पहले में जाएगा जिस नाम से आप इमेज को डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है। सेशन है 12 से 2, ठीक है। ठीक है। फाइल की क्या जरूरत है? ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से कि मैं इमेज का नाम क्या रखूँ, कर सकता हूँ मैं पाइथन इमेज, पाइथन img.jpg, ठीक है। तो इस नाम से आशीष सुन लो पहले, इस नाम से क्या होगा हमारा, इस सुन लो, ठीक है, इस नेम से क्या होगा हमारा इमेज का नाम आएगा। अब किस इमेज को डाउनलोड करना है, वो सर यही वाली ये कर दो ब्लर वाला, सर नीचे वाली ये वाला हाँ EDG EDG में, ठीक है, बस EDG रन करता हूँ, ट्रू रिटर्न में आ जाएगा, इसका मतलब डाउनलोड हो गया। दिखाऊँ तो मेरा अगेन जब डाउनलोड होगा किस फॉर्मेट में आएगा, कलर क्या होगा इसका, ये तो अच्छा आ रहा है यार। ये जो हो रहा है क्या BGR में आ रहा है दोबारा से। मैंने कहा था ना कि जब भी ये हम लोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है वो BGR में डाउनलोड करता है। ब्लू में ही चाहिए फिर। नहीं फिर इसको फिर आप जाके कोई टूल वगैरह यूज़ करो या तो गूगल पे जाके चेंज करो उसको, ठीक है, ज़्यादा सही है। BGR चेंज कर दो, ठीक है। तो ये होता है आपका डाउनलोड करने का तरीका। तो ये था हमारा इमेज प्रोसेस। हाँ बता चलो 2 टॉपिक और रहता है आपका, एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हाँ इसमें तो सर आप अलग से बताइए। ठीक है, और एक आपका डेटाबेस। 2 थोड़ी मेन टॉपिक है ना, डेटाबेस थोड़ा एक टॉपिक मेरे ख्याल से एक क्लास था एक आपका ये, ठीक है। वैसे सर GUI में GUI में तो मैं निपटा दूंगा मैं एक क्लास में, एक सेकंड को सही। क्लियर है गाइस सबको? सर जैसे भी सब कोड किए हैं तो सर GUI में कन्वर्ट भी हो जाएंगे। GUI क्या होता है, GUI फ्रंट एंड होता है जो कि आपका यूज़र के लिए कोई आपके एप्लीकेशन को यूज़ करने में इजी बनाता है, क्योंकि जो यूज़र होता है वो उतना प्रोग्रामर नहीं होता, उसको नहीं पता कुछ करना, ठीक है। तो ये मैं GUI दिखाऊँ क्या होता है मेरे पास। यदि मुझे कैलकुलेटर यहाँ पे बनाना है, यदि मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एज अ प्रोग्रामर, जाके प्रोग्राम राइट करेंगे, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे खोला, इसको खोला, बस मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगा। अब मेरे लिए इसके पीछे क्या है, मुझे क्या जानना है, मुझे तो बस खाली यूज़ करना है इसको। तो ये होता है आपका, करना पड़ेगा, तो उसके अंदर प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा, स्टार लिखो, हाँ प्रिंट करो। वही तो सर मैं पूछ रहा ठीक है। तो ये होता है आपका GUI जो आपके यूज़र के लिए सिंपल कर देता है, बट इसके पीछे प्रोग्रामिंग की गई है कई सारी, कई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वो उसको जानना ही नहीं है। तो ये होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको हम कहते हैं। एप्लीकेशन टाइप में हो जाएगा। हाँ सॉफ्टवेयर टूल्स जो भी कह लो, एप्लीकेशन कह लो। सर हमारे स्कूल में CS वालों को आप बंद कर देना बाय बोल के। एक सेकंड में अटेंडेंस भी लगाना मेरे को। अच्छा गाइस कोई सवाल है किसी का?